एवरीवन, हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल्स कर रहे थे ना लास्ट चैप्टर्स में। हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमने मतलब पढ़ा था और हेनरी फ्योल के और एफ.डब्ल्यू. टेलर दो के हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग बात कर रहे थे। और हेनरी फ्योल के हमने प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे थे। हमने 4 प्रिंसिपल करे थे। कौन कौन से थे? एक डिवीज़न ऑफ वर्क था, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि हमको क्या करना है, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है ताकि जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो काम करे। दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम लोगों को किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो साथ में क्या करनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या था, ऑब्लिगेशन, और अथॉरिटी का मतलब क्या था, हमारा पावर। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था, डिसिप्लिन, कि हमारा जो भी काम हो रहा है वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में कोड ऑफ कंडक्ट को लेके होना चाहिए। उसके बाद हमने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था कि एक जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, दूसरे ज़्यादा सुपीरियर नहीं होने चाहिए ताकि उनके बीच में क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप लोगों ने एग्जाम्पल भी किया था, जैसे ए और बी है, एक्स वाई जेड अगर इसके नीचे काम कर रहे हैं और ई एफ जी इसके नीचे काम कर रहे हैं, अगर हम ऐसे मिक्स कर दें कि ए भी सारों को कंट्रोल कर रहा है और बी भी सारों को कंट्रोल कर रहा है, तो जो नीचे वर्कर हैं काम करने वाले, वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किसको फॉलो करना है और कैसे करना है। ये तो हमने 4 पढ़े थे। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हमारा जो है वो क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ क्या बोल रखा है, वन हेड एंड वन प्लान। एक प्लान का क्या होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए, मतलब जो डायरेक्शन देने वाला है हमारे को प्रॉपर डायरेक्शन क्या दे, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान होना चाहिए। तो देखो क्या बोल रखा है, दिस शुड बी क्या है, वन हेड एंड वन प्लान। जो हम ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे जो हम वर्क कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, ताकि जो हमारा गोल है आसानी से क्या हो सके, अचीव हो सके। तो डायरेक्शन अगर हम एक प्रॉपर आ गया ना, एक हेड और एक प्लान, हमारा प्लान प्रॉपर अचीव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। यही तो कह रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद क्या आ गया, अगला हमारा क्या है, अब फॉर एग्जांपल ये लगा लो, तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब हम क्या चाहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले, ठीक है। कंपनी क्या चाहती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले। अब अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो कितनी आसानी से काम हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी अचीव हो जाएगा गोल, साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने ये कह दिया, टारगेट डिसाइड कर दिए, ठीक है, कि आपको इतना काम कंप्लीट करना है। अगर आप ये काम कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बदले आपको ज़्यादा बोनस मिलेगा या ज़्यादा सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन आपको ज़्यादा मिलेगा या किसी भी तरीके से। तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डालेगा। तो जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट था, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अपने आप बन गया ना, क्योंकि इंडिविजुअल सारे अगर अपना अपना अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है आसानी से क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो यही तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को हमने क्या करना है, जर्नल इंटरेस्ट के अंदर चेंज करना है। देखो फ्योल क्या कहते हैं, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉय का, उसको किस में कन्वर्ट, या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का, उसका इंटरेस्ट किस में कर दो, होल में कन्वर्ट कर दो। हो गया ना। अगर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिविजुअल सारों का मिला के हम लोग क्या कर देंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो पाएगा। अगला क्या बोल रखा है, रेम्यूनरेशन। अब देखो जो हम आपके पास पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, अब एक पर्सन है वो काम नहीं कर रहा, आता है सुबह से शाम बैठता है और चला जाता है। एक पर्सन है वो पूरे एफर्ट्स डाल रहा है। अब दोनों को इक्वल सैलरी दें तो अच्छी बात है क्या, नहीं ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग अगर उनसे काम करवा रहे हैं, जितना काम करवा रहे हैं उस हिसाब से हमें क्या देने, फेयर देने हैं। मतलब फेयर उसको क्या दो, सैलरी दो। तो यही बोल रहे हैं कि रेम्यूनरेशन या मेथड ऑफ पेमेंट जो आपका है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा हो जिसमें हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे। अब जो वेला बंदा बैठ के अगर फ्री के पैसे ले जा रहा है तो दूसरे वाला पर्सन क्यों काम करेगा, वो भी तो ये कहेगा ना कि मैं भी फ्री बैठ के जाऊंगा। तो अगर उनको लगेगा ना कि उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो वो भी एफर्ट्स डालेगा और दूसरा भी एफर्ट्स डालेगा। ये कब होंगे, जब फेयर में मिलेंगे। तो आपके ये तीनों क्या हो गए, कंप्लीट जी, हमारे हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला हमारा क्या है, एक है सेंट्रलाइजेशन, एक वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंटर। सेंटर का मतलब यहाँ क्या है, जितनी भी हमारे पास पावर है, मींस जो हमारी अथॉरिटी है, हम सारी अपने पास कंट्रोल में रख रहे हैं। इसका मतलब जो जितने भी पावर्स है सारे मैनेजर के पास ही है, या उससे अपर के पास भी है, नीचे एम्प्लॉयज़ के पास या फिर उससे लोअर के पास किसी भी टाइप की कोई अथॉरिटी नहीं है।
तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जितनी भी पावर है अकॉर्डिंग टू उनके वर्क हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर अपने पास रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को आगे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो देखो क्या बोल रखा है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोल रखा है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारे के साथ जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है जितने भी डिसीजन लेगी, सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास है, टॉप वाले के पास। उसके बाद वो शेयर अथॉरिटी नहीं कर रही है किसको, डाउनवर्ड। अगर वो शेयर कर देती है अपनी अथॉरिटी को तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। तो अब फ्यूल ने क्या कहा, ये तो मतलब हो गया ना कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। फ्यूल क्या कहते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमें क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है। हमें सेंट्रलाइजेशन को भी लेके चलना है और डिसेंट्रलाइजेशन को भी लेके चलना है। कैसे, जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, हमारे टॉप मैनेजमेंट। बट जो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एडिशनल डिसीजंस वगैरह आ जाते हैं वो कौन लेगा, हमारे लोअर वाले या मिडल वाले ले सकते हैं। तो वही हो गया ना कि वो दोनों को लेके चल रहा है, सेंट्रलाइजेशन को भी लेके चल रहा है और डिसेंट्रलाइजेशन को भी लेके चल रहा है। हो गया ये हमारा। अगला क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब उन्होंने क्या बोल रखा है, ये एक ऐसी चेन है जिसके अंदर हम अथॉरिटी दे रहे हैं किसकी, कम्युनिकेट करने की, जो क्या जाएगी आपके टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये है कि ए पर्सन है, जैसे यहाँ बना हुआ है ए पर्सन है वो बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी ई को बता रहा है, ई एफ को बता रहा है। जैसे ये हो गया, ए है सी को बता रहा है, फिर ई को बता रहा है, जी को बता रहा है, एच को बता रहा है। अब हमें ये पता है ना कौन किस को क्या क्या बता रहा है। अब ये पहले से क्या है, डिसाइडेड हो गया सारा के सारा। तो किसके अंदर हो गया, स्केलर चेन के अंदर। अगर मान लो उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। मतलब मान लो एफ ने क्या बता दिया, जी को बता दिया, तो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, गैंग प्लैंक आ जाएगा। तो स्केलर चेन के अंदर क्या हो गया हमारा, यही बोल रखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक चेन क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर जो हमारी अथॉरिटी है वो हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे थ्रू क्या, रन करना है। क्या रन होगा, टॉप टू बॉटम। ए ने बताया बी को, बी बता रहा है डी को, डी बता रहा है एफ को, एफ बता रहा है एच को। तो ये चीज़ क्या हो रही है, जा रही है ना डाउन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैनेजर टू क्या जाता है, सबऑर्डिनेट तक हमारा जाता है। तो ये किसके अंदर आ गया, हमारा स्केलर चेन के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे हम लेकर आएंगे। मतलब देखो, जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, अगर हम उसको वो काम देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा ना। अगर मान लो कोई पर्सन अच्छे से सेल कर सकता है, उसको किसी और डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया, तो कितनी दिक्कत आ जाएगी। उसका इंटरेस्ट वहाँ पर वो क्या अपने पूरे एफर्ट्स डालेगा, नहीं डालेगा। तो यहाँ पर यही बोल रखा है। इसका मतलब देखो, राइट मैन को हमने राइट जॉब देनी है, राइट मटेरियल देना है, राइट प्लेस पे डालना है। तो ये सारा काम कब राइट होगा, जब एक ऑर्डर में चलेगा, तो तभी तो उसका नाम ऑर्डर हो गया। तो यही बोल रखा है, इट मीन्स द राइट मैन इन अ राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब दे दी, साथ में राइट मटेरियल, जैसा उसको चाहिए था वैसे मटेरियल भी मिल गया और राइट प्लेस पे मिल गया। तो जब सारा कुछ सही होगा, तो प्रॉपर मैनर में जब होगा, तो हर एक चीज़ क्या होगी, अच्छे तरीके से होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या अच्छे से अचीव हो पाएगा। हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे एफर्ट्स भी डाल पाएंगे। आगे क्या है, इक्विटी। एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी। एक का मतलब होता है कि हम सबको इक्वल समझ रहे हैं, जितने पर्सन हैं सारे के सारे इक्वल समझ रहे हैं। दूसरा कि जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसको समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या हमारी बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ कैन बी मेड पुट द क्या बेस्ट ओनली कब होगा, जब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वैसे ही उसको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर काम, ठीक है, सिमिलर जॉब काम कर रहे हैं, तो उनको वेजेस भी क्या मिलनी चाहिए, सिमिलर मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि अगर मान लो कि एक पर्सन कम काम कर रहा है उसको भी उतनी मिले, एक पर्सन ज़्यादा काम कर रहा है उसको भी उतनी मिले। लेकिन जैसे अगर जॉब उनकी सेम है तो उनकी सैलरी सिस्टम भी क्या हो, सेम हो, तभी तो उसमें क्या आएगी, इक्विटी आएगी ना। तो हमारा पहला हमने जो पढ़ा था वो ऑर्डर था, जो हमने दूसरा पढ़ा था वो हमारी इक्विटी थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द टर्न ऑफ द पर्सनल। अगर एक बात बताओ, मैंने एक पर्सन अपॉइंट करा, मतलब एक एम्प्लॉय अपॉइंट करा, अभी एक का एग्जांपल ले रहे हैं, उसको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे रही हूँ, अच्छे से उसको ट्रेनिंग दूंगी, फिर वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, फिर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए तो मतलब इतने मैंने उसके ऊपर
इन्वेस्टमेंट करी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसकी बजाय मैं इस तरीके से काम करूं कि जो पर्सन है वो छोड़ के ही ना जाए, मैं ऐसा एटमॉस्फेयर दूं कि जो पर्सन है वो वहाँ क्या रहे, स्टेबल रहे। जो मेरा पर्सनल डिपार्टमेंट है वो क्या काम करेगा, यही तो करेगा ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनेगा, उसको मोटिवेट करेगा, अच्छे से परसुएट करेगा उनके। तो यही तो इन्होंने बोल रखा है कि फ्यूल क्या कहते हैं, उन्होंने ये सजेस्ट करा है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार क्या करें, मूव ना करें, उनकी जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है ना वो हमारे पास बनी रहे। अगर वो छोड़ के जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो लॉस है ही है, क्योंकि हमने उनके ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है इतनी सारी। अब वो लॉस अलग बियर करेंगे, उसके बाद नया एम्प्लॉय लेके आए, उसको ट्रेनिंग दे, उस पर अलग इन्वेस्ट करें, तो हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर पे भी एक्सपेंडिचर हो गया। इसकी बजाय उसी को स्टेबल बना के रखें तो वो एक्सपीरियंसड होगा तो अच्छे से काम भी करेगा, जो न्यू वन होगा वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। तो इससे बेटर क्या है कि उसकी टर्नओवर हम क्या करें, रिड्यूस करते हैं। उसके बाद अब आप इतने अच्छा काम कर रहे हो, इतने टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप क्या रहोगे, मोटिवेट रहोगे। अगर आप मोटिवेट रहोगे तो मोटिवेट कौन सा, सेल्फ मोटिवेट रहोगे। अगर सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो अच्छे से काम करोगे। तो यही तो कह रहा है तुम्हें क्या मिलना चाहिए, नया नया इनिशिएटिव मिलना चाहिए। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, तो फर्स्ट स्टेप होता है, क्या होता है हमारा, पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है, कि कौन सी, सेल्फ की, जिसके अंदर हमें इम्प्रूव करनी है। ये क्या करता है, सजेस्ट करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उनको नया नया काम करने का मौका मिलेगा तो वो क्या रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। और इसमें क्या होगा, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट तो होगी, ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या होगी, हमारी डेवलपमेंट होगी। अब दोनों डेवलपमेंट होगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा ऑटोमेटिकली। एंड में जाके गोल तो हमारा ही होना ना, मतलब गोल तो ऑर्गेनाइजेशन का ही अचीव होना है। अगर आप अच्छे से करोगे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट, तो वो क्या करेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे ना। हाँ जी, हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी पहले सुनी थी ना हम लोगों ने, बचपन में हम लोग सुनते थे, एकता में बलना। उसमें हम लोग क्या करते थे कि मतलब एक किसान होता था, वो अपने बच्चों को बुलाता है, पहले एक लकड़ी तोड़वाता है, फिर पूरा जो ग्रुप है वो लकड़ी का वो तोड़वाता है। अकेली तो टूट जाती है लेकिन इकट्ठी नहीं टूटती। कुछ पढ़ा था ना ऐसे, वही है इसके अंदर। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने, यही चीज़ लिख रखी है ना, किसके बारे में बोल रखी है, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में बोल रखी है। तो यहाँ पर भी वही सेम बात है कि एक इंडिविजुअल अकेला काम अच्छे से नहीं कर पाता, उसे क्या ग्रुप की जरूरत होती है। तो उसकी बजाय वो अगर हम सारे मिलके काम करें तो काम अच्छे से होगा ना। मिलके काम करें तो याद आया फर्स्ट यूनिट का लास्ट, कोऑर्डिनेशन, मिलके काम करना, वही वाली बात होगी ना, एकता में बल है, मतलब मिलके काम करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो इसके अंदर वही बात है कि हम लोगों को इस तरीके से काम करना है ताकि कोई अदर पर्सन हमारी डिसएडवांटेज ना उठा सके। इसका मतलब क्या हो गया, हम अगर मिलजुल के काम करेंगे, अब एक तो मेरा इंडिविजुअल को मैं लेके चलूँ कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, इसकी बजाय हम सारे मिलके अगर काम करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना। तो वही चीज़ हमारे इस प्रिंसिपल के अंदर है कि हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ को लेकर चलना है अपनी। तो नाउ आपके सारे के सारे प्रिंसिपल्स ख़त्म हो गए। अब एक बात है, ये तुम्हें सोचना है, अगर जर्नली बात है कि हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, अगर हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो ये एक बार कमेंट में ज़रूर बताना।